स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने राजस्थान का नया जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपने अब तक 5 चैप्टर प्लस उसका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन सब की जो पीडीएफ्स है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम लोक बंधु 2025। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है इन चैप्टर्स की वो मिल जाएगी। ठीक है, पूरे इको सर्वे की प्लस उसके बाद में बजट की। ठीक है, तो अब अपने ऑलमोस्ट जो है इको सर्वे, इसमें एक 7th चैप्टर आएगा आगे, वो बड़ा है। उसके बाद में चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है। इवन एक दिन में आपको दो दो पीडीएफ भी मिलेगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले कैसे हो जाएगा जब रोज की एक ही आ रही है, तो ऐसा नहीं है। आप चिंता मत करो, 28 फरवरी से पहले आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अब चैप्टर 6 को पढ़ना है बेसिकली। तो चैप्टर 6, अब देखो पहले क्या होता था, सर्विस सेक्टर करके एक चैप्टर होता था और उसके अंडर में बहुत सारे सब चैप्टर्स होते थे, जैसे पर्यटन है। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, सर्विस सेक्टर वाला जो चैप्टर है वो तो हटा दिया और उसकी जगह पर जो चैप्टर पर्यटन जो चैप्टर है उसको अलग से ही इस बार इन्होंने दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो है वो पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अपने कवर करने वाले हैं। तो पहले तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा इको सर्वे पर्याप्त है, तो भाई बिल्कुल पर्याप्त है। जब हम पढ़ाई पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहे हैं, ये देख लो, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा पढ़ाया जा रहा है, तो वो पर्याप्त नहीं, वो पर्याप्त से भी ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और अब अपने देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते ही हो कि ये जो सारे के सारे चैप्टर है वो विकसित राजस्थान जो संकल्प है उसकी थीम पर बनाए गए हैं। उसके जो 13 क्षेत्र है उसी के आधार पर सर्वे के 13 चैप्टर बनाए गए हैं इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि विकसित राजस्थान जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के को बढ़ावा देने के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इसके बाद अपने समझेंगे राजस्थान के अंदर प्रमुख पर्यटन को, यानी कि किस किस प्रकार का पर्यटन राजस्थान के अंदर है। ठीक है, फिर देखेंगे कि राज्य में घरेलू पर्यटकों की क्या स्थिति है, कितने घरेलू पर्यटक आते हैं, कहाँ कहाँ पर ज्यादा आते हैं। ठीक है, वो सारी इसमें सांख्यिकी देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कि राज्य में विदेशी पर्यटकों की क्या स्थिति है, किन जिलों में सबसे ज्यादा आते हैं, कितने आते हैं, कौन से देशों से सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल जो है, क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा आरटीडीसी के अंतर्गत कौन कितनी इकाइयां संख्यावार देखेंगे। आरटीडीसी जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, उसके अंतर्गत कितनी इकाइयां संचालित हो रही है। इसके अलावा विरासत के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रयास, कौन कौन सी नीतियां, तो इसमें दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, आप ध्यान रखना। इसमें एक तो राजस्थान पर्यटन नीति आएगी जो लेटेस्ट में है, और एक आएगी फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति। ठीक है ना, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन इससे तो प्रश्न भी आ चुका है जूनियर केमिस्ट में। फिर है योजनागत प्रयास, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। पर्यटन के अंदर पुरस्कार भी दिए जाते हैं, उसको भी अपने देखेंगे। और पर्यटन क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत कौन सी परियोजना चल रही है। राजस्थान में कला की क्या स्थिति है। राजस्थान की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और लास्ट में इसमें दिया हुआ है सर्विस सेक्टर के आंकड़े। ठीक है ना, जीएसवीए वगैरह वो अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि जो पर्यटन और सांस्कृतिक विकास है, इसके लिए विकसित राजस्थान के अंदर किन किन क्षेत्रों पर जो है वो काम किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पर्यटन है उसकी अवसंरचना विकसित की जाएगी। पर्यटन की अवसंरचना और जो हवाई संपर्क है, क्योंकि पर्यटन के लिए एक सबसे जरूरी चीज क्या है, परिवहन, चाहे वो किसी भी प्रकार का परिवहन हो, रेल परिवहन हो चाहे हवाई परिवहन। ठीक है, तो हवाई संपर्क जो है उसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसके अलावा विविध प्रकार के पर्यटन का अनुभव, धार्मिक पर्यटन और तीर्थों का विकास किया जाएगा। सतत और उत्तरदायी पर्यटन पर बल दिया जाएगा।
तकनीक के माध्यम से स्मार्ट पर्यटन, ठीक है, पर्यटन के अंदर टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा। डिजिटल और नेटवर्किंग पहल, ये सेम टेक्नोलॉजी वाली बात होगी। कला और सांस्कृतिक जो उत्सव है उनका विस्तार किया जाएगा। विपणन, संवर्धन और प्रचार किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी जिससे कि और लोगों को आकर्षित किया जा सके पर्यटन के प्रति। आतिथ्य और पर्यटन के अंदर कौशल विकास जो है, स्किल डेवलपमेंट, इसको और डिटेल में आगे देखेंगे, एक हेडिंग ये है इसके नाम से। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा आपदा तैयारी और सुरक्षा, ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हो। जैसे बहुत सारे लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने जाते हैं वहां पर भूस्खलन हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, ठीक है, तो उस समय फिर आपदा की क्या तैयारी है, क्या सुरक्षा है, उन सब पर काम किया जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है विकसित राजस्थान वाला, उसके अंदर पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए इन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, ठीक है। अब अपने आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, राजस्थान के अंदर प्रमुख पर्यटन। देखो इसमें राजस्थान में पर्यटन कितने प्रकार का है। एक विरासत पर्यटन है, एक सांस्कृतिक पर्यटन है, एक एडवेंचर टूरिज्म है, ठीक है, आध्यात्मिक पर्यटन है, इसके अलावा वन्य जीव और पर्यावरण पर्यटन है, मरुस्थलीय पर्यटन है, और एक इसमें माइस आता है। माइस का मीनिंग है मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है विरासत पर्यटन। विरासत पर्यटन में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो जो ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं और जो प्राकृतिक महत्व के स्थल हैं, उनकी यात्राओं पर जो है इसमें जोर दिया जाता है। बेसिकली हेरिटेज टूरिज्म इसको बोलते हैं। तो हेरिटेज में क्या आएंगे, ऐतिहासिक स्थल आ जाएंगे, सांस्कृतिक स्थल आ जाएंगे, या प्राकृतिक महत्व के जो स्थल हैं वो इसमें आएंगे। तो ऐसे राजस्थान के अंदर जो यूनेस्को है उसके 9 विश्व धरोहर स्थल है। ये तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 9 9 है, जिसके अंदर एक तो नेशनल, अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से, एक नेशनल पार्क हो गया, ये प्राकृतिक में आ जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। उसके बाद में जंतर मंतर जयपुर, ठीक है। अब आप कहोगे इनकी डेट्स नहीं लिखी आपने, तो भाई सर्वे में जितना दिया उतना ही, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। ये विरासत पर्यटन है और इसमें कोई ऐसा बुलेट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सीधा पैराग्राफ फॉर्म में इन्होंने लिख के दे दिया, ठीक है। कोई डेट वेट मेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हो। तो कौन कौन से हैं आप सब जानते हो। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, एक जंतर मंतर जयपुर के अंदर है। इसके बाद में अच्छा ये 2010 में, ठीक है, ये 1985 ना, 85 होगा शायद, हाँ, या 83 होगा, एक होगा, 85 होगा शायद। और ये तीनों जो किले हैं इनको मिला है 2013 के अंदर, और ये 2019 में जयपुर पर कोटे को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जयपुर के सॉरी, ये जो किले हैं ये इंपॉर्टेंट है। 6 किले हैं जिनको अब तक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है। एक तो है चित्तौड़गढ़ का किला, एक है कुंभलगढ़ का किला जो कि राजसमंद के अंदर है, एक है रणथंभौर का किला जो कि सवाई माधोपुर में है, एक जैसलमेर का किला है, एक आमेर का किला है जयपुर के अंदर, और एक गागरोन का किला है जो कि झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। तो ये राजस्थान के 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अब ये तो हुआ विरासत पर्यटन। अब आते हैं सांस्कृतिक पर्यटन पर। सांस्कृतिक पर्यटन का क्या मीनिंग होता है, तो सांस्कृतिक पर्यटन का मीनिंग होता है कि जो मेले और त्योहार हैं, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब मेले और त्योहारों के अंदर किस किस चीज की प्रदर्शनी होती है, तो जो वहां की संस्कृति होती है उस क्षेत्र की, जो व्यंजन होते हैं वहां के फेमस, रीति रिवाज और जो वेशभूषा है, इसका प्रदर्शन होता है। तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यटन। जब आप कहीं मेले और त्योहारों के अंदर शामिल होते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति, तो उस राज्य की जो भी संस्कृति है वो उसमें प्रदर्शित होती है। उसके क्या व्यंजन है, क्या पकवान है, वो क्या वहां के रीति रिवाज है, क्या वहां की वेशभूषा है, वो सारी प्रदर्शनी जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद आता है एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म जो है, अब ये साहसिक पर्यटन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, साहसिक साहसिक पर्यटन। अब एडवेंचर टूरिज्म कहाँ कहाँ पर, तो जयपुर और पुष्कर के अंदर कौन सा एडवेंचर टूरिज्म है, तो हॉट एयर बलून की सवारी जो है वो यहाँ पर की जाती है। आप जानते हो वो एक बलून सा होता है, उसके अंदर बंदा जो है बैठ के घूमता है, जो
है ना, वही है ये जयपुर और पुष्कर के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा हॉट एयर बलून की सवारी, ये वहां का एडवेंचर टूरिज्म है। इसके अलावा अगर आपको कैंपिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, ऊंट की सफारी करनी है, तो आप फिर मरुस्थल में चले जाओ, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, और उसके अलावा पुष्कर में भी, ठीक है ना, पुष्कर में भी आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी गतिविधियां। इसके अलावा अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, पहाड़ी इलाकों में जाओ फिर उदयपुर में, गानेराव के अंदर और कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग फैसिलिटीज मिलेगी। अब आप यहाँ भी देख सकते हो इस प्रकार से, ये देखो एडवेंचर टूरिज्म इस प्रकार से दे रखा है इन्होंने, इसको मैंने सरल करके दे दिया आपको टेबल फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट है, अब ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पढ़ते जाओ बस। आध्यात्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन जो है, अब आध्यात्मिक पर्यटन का मतलब है धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, उनका पर्यटन करना। तो राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक तो नाथ द्वारा आता है, जहां नाथ जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी, है ना, सालासर और मेहंदीपुर। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि खाटू श्याम जी में खाटू का क्या मीनिंग है, एक्चुअली में वो मंदिर किसका है, ठीक है ना। वन्य जीव और पर्यावरण पर्यटन, तो इसमें वही सेम होगा फिर। वन्य जीव और पर्यावरण पर्यटन का क्या मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है, वन भी है, रावली है, तो ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो बेसिकली वन्य जीव और पर्यावरण पर्यटन के लिए राज्य के अंदर 3 तो राष्ट्रीय उद्यान ही है, जो कि एक रणथंभौर के अंदर है, एक मुकुंदरा है और एक केवलादेव है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के अंदर 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो ये सर्वे में दिया हुआ है, आपको ज्योग्राफी में 27 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वे में कितना लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 26। मरुस्थल पर्यटन, मरुस्थल पर्यटन वही सेम हो गया फिर। राज्य में स्थित जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है, ये सर्वे के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सर्वे जो है अभी तो 3 मान रहा था, ऊपर तो 3 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर नीचे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान करके इन्होंने दिया है, ठीक है ना, जबकि इन तीनों में से कोई भी मरुस्थल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है ना, उसकी बात हो रही है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो इसके अंदर प्रमुख मरुस्थलीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर आप जाओगे तो जैसलमेर में आपको मिल जाएंगे, पुष्कर में मिलेंगे, फलोदी में, सांबर में, नागौर में, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर आपको रेतीले टीले मिल जाएंगे, ठीक है, वही यहाँ का पर्यटन है बस। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग प्रोत्साहन, मीटिंग इंसेंटिव और सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी पर्यटन, इसको बोलते हैं माइस पर्यटन, ठीक है। मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन, ठीक है। अब इसके तहत किन किन चीजों का आयोजन होता है, तो इसके तहत होता है स्टोन मार्ट का आयोजन, ठीक है ना, स्टोन मार्ट, पत्थरों की, जिसमें आप कह सकते हो एक टाइप की प्रदर्शनी लगती है। अंतरराष्ट्रीय वस्त्र और परिधान मेला आयोजित होता है इसके तहत, माइस के तहत अंतरराष्ट्रीय वस्त्र और परिधान मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय रत्न और आभूषण की प्रदर्शनी आयोजित होती है, जयपुर ज्वेलरी शो होता है, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय एक्सपो आयोजित होता है जोधपुर के अंदर, ठीक है ना, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय एक्सपो, है ना, जो कि आयोजित कहाँ होता है, जोधपुर में। इसके अलावा आप सब जानते हो कि भारत मंडपम दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उसी की तर्ज पर अब राजस्थान मंडपम बनाए जाने की तैयारी है जयपुर के अंदर। इसके लिए जो जयपुर विकास प्राधिकरण है उसने विद्याधर नगर जयपुर के अंदर भूमि आवंटित की है। क्या हो गया आवाज को, ठीक है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण जो है इसने विद्याधर नगर के अंदर जो है वो भूमि आवंटित की है राजस्थान मंडपम के लिए। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं कि राज्य में घरेलू पर्यटक जो है उनकी क्या स्थिति है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, क्या ये डेटा याद करने वाले हैं, तो जो याद करने लायक है वो तो याद करने वाले हो जाएंगे। जैसे राजस्थान के अंदर घरेलू पर्यटक यात्राओं की क्या घरेलू पर्यटकों का मतलब है कि अदर स्टेट्स के जो लोग हैं राजस्थान के, वो राजस्थान में कितने आ रहे हैं, ठीक है।
वर्ष 2025 की सांख्यिकी अपने को देखनी है। राजस्थान के अंदर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या कितनी रही, तो सीधा सा डाटा है 25-25, वही अर्जुन ढिल्लो वाला गाना, ठीक है, 25-25-50, तो 25-25.03 लाख, बस इतना याद रख लो, 25-25, ठीक है। तो 25-25 लाख जो है इसमें घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या थी। अब इसमें यह आता है कि राजस्थान के अंदर जो घरेलू पर्यटन है उसके अंदर गत वर्ष की तुलना में कितनी जो है वो वृद्धि रही, ठीक है, गत वर्ष की तुलना में जो है वो वृद्धि कितनी थी राजस्थान के अंदर घरेलू पर्यटन के अंदर, गत वर्ष यानी 2024 की तुलना में कितनी वृद्धि रही, तो वो थी 9.74, ठीक है, कितनी वृद्धि रही, 9.74 गत वर्ष। अभी मैं आपको दिखा देता हूं ये सांख्यिकी वगैरह, ठीक है, सारा कंटेंट आप देख सकते हो, इधर पैराग्राफ फॉर्म में ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये सांख्यिकी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ये भी आपको पैराग्राफ फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 2024 में ये 2300 पर्यटक यात्राएं हुई थी, यहाँ 2525 है, तो फिर ये कितना हुआ 9.74, ठीक है। तो 9.74 जो है गत वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि रही है घरेलू पर्यटन यात्राओं में। अब आता है एक सवाल कि सबसे ज्यादा पर्यटन में वृद्धि कब हुई घरेलू पर्यटन में, और सबसे ज्यादा कमी कब हुई। तो कमी तो आप सब जानते हैं, कोविड-19 के अंदर लोग घरों में थे, तो पर्यटन में कमी तभी हुई होगी, यानी 2020 के अंदर। वर्ष 2020 के अंदर राजस्थान में घरेलू पर्यटन में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई कोविड-19 के कारण, और कितनी थी 71.05, यानी कि 71%, तो -71% वृद्धि दर रही, ठीक है। तो न्यूनतम वृद्धि दर पूछ ले या सर्वाधिक कमी पूछ ले, एक ही बात है, कितनी थी 71%, कब, कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020 के अंदर। फिर पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो जब लॉकडाउन हटा, कब हटा, 2022 के अंदर हटा, ठीक है ना। तो फिर राजस्थान के अंदर घरेलू पर्यटन के अंदर हुई एकदम से सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है 392% की, कितनी 39, 3 का तिगुना 3 9, ठीक है ना, 392, क्या किया, वर्ग किया था, 3 उसका वर्ग और फिर जो वर्ग वाली संख्या 2, ठीक है। तो 392% की क्या हुई इसमें वृद्धि हुई राजस्थान के अंदर घरेलू पर्यटन में, सर्वाधिक वृद्धि। तो क्या क्या आंकड़े याद रखने हैं, घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 2025 में कितनी थी राजस्थान में, 25-25, ठीक है, 25-25 लाख, ठीक है। फिर गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 9.74, ठीक है। फिर आप ये बताओ कि सर्वाधिक कमी कब हुई, सर्वाधिक कमी 2020 में हुई, कितनी हुई, 71% की। सर्वाधिक वृद्धि किस साल रही, 2022 में लॉकडाउन हटते ही, ठीक है, कितनी रही, 3 उसका वर्ग 9 और फिर 2, 392% की रही, ठीक है। तो ये 4 आंकड़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी आंकड़ा याद करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घरेलू पर्यटन जो है वो किन किन स्थानों पर होता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी है कि धार्मिक पर्यटन स्थानों की भी यात्रा करते हैं लोग, इसके अलावा ऐतिहासिक और जो विरासत पर्यटन स्थल है उसकी भी यात्रा करते हैं। तो इनमें सर्वाधिक वाले अपने को देखने की, सर्वाधिक कहां कहां जाते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा धार्मिक की बात कर लेते हैं, तो धार्मिक में सबसे ज्यादा लोग आप सब जानते ही कहां जाते हैं, तो खाटू श्याम जी जाते हैं सीकर के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन स्थल में आ जाएगा आपके खाटू श्याम जी सीकर। उसके बाद लोग जाते हैं, आप सोचोगे कि पुष्कर में जाते हैं, उसके अलावा पुष्कर है धार्मिक में, तो पुष्कर तीसरे नंबर पर, पहले पर खाटू श्याम जी, तीसरे पर पुष्कर, और लेकिन सेकंड नंबर पर जो आता है वो है पुंसरी का लोठा, डीग के अंदर है ये, ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो इसी में हुई है, पुंसरी का लोठा के अंदर, जो डीग के अंदर है, इसी में ही सर्वाधिक वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिली है यात्रा के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों ने गत वर्ष की तुलना में यहीं पर यात्रा की है, पुंसरी का लोठा डीग के अंदर। तो डीग वाले एक बार यहाँ का महत्व जरूर बता के जाना कि इसका महत्व क्या है, किसके लिए है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि ऐतिहासिक और जो विरासत पर्यटन स्थल है उसमें सबसे ज्यादा लोग कहाँ आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जैसलमेर का जो किला है उसको विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर वो हवा महल देखने आ रहे हैं जयपुर का, फिर वो वहां से ही आमेर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, आमेर का किला देखने आ रहे हैं, फिर जयपुर में ही वो सॉरी गलत, सिटी पैलेस उदयपुर को देखने जा रहे हैं, ठीक है। जयपुर तो बहुत देख लिया, वो बोलेंगे अब उदयपुर चलते हैं, ठीक है। तो वो सिटी पैलेस उदयपुर की यात्रा कर रहे हैं। तो ये स्थिति है
क्या ये इंपॉर्टेंट है? इतना तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो, आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये संख्या वगैरह दी हुई है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज हुई है? पूंछरी का लोठा के अंदर। इसी प्रकार ये ऐतिहासिक वाले दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर अगर आप बात करोगे धार्मिक पर्यटन में, तो सांवलिया सेठ जो है, आप जानते ही हो, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। राज्य में विदेशी पर्यटकों की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर घरेलू जो पर्यटक यात्राएं थी उनकी संख्या तो 25-25 थी, लेकिन विदेशी जो है उनकी क्या है? तो विदेशी ऑब्वियसली 25-25 लाख तो नहीं हो सकते ना, वो तो कम ही होंगे। तो राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या कितनी है वर्ष 2025 के अंदर? तो ये है 19.45 लाख। कितनी है विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या? 19.45 लाख। ये आपको याद करनी पड़ेगी, 1, ठीक है ना, 19.4 ऐसे याद कर सकते हो। 19 भी याद कर लोगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। 19 लाख, सिर्फ इतना याद कर लो, 19 लाख, ठीक है। विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या वर्ष 2025 में कितनी है? तो 19 लाख है, बस 19.45 याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब गत वर्ष की तुलना में क्या हुआ है? इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है? तो इसमें हुई है गिरावट। अब आप पूछोगे कितनी गिरावट हुई है, ठीक है। तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इन्होंने खुद दिया नहीं है, सर्वे के अंदर दिया नहीं है, तो आप भी ज्यादा मेहनत मत करना याद करने की, ठीक है। सर्वे में सिर्फ संख्या दे रखी है, कितनी है? 19.45। गत वर्ष कितनी थी? 20.72। तो 20.72 में से 19.45 माइनस कर देना, ठीक है, और फिर 100 से डिवाइड कर देना, नहीं 20.72 से डिवाइड करके 100 से गुणा करना, शायद ये वाला तरीका होता है, इससे निकालते हैं, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो, इन्होंने कहीं पर भी ना पैराग्राफ में दिए ना किसी ग्राफ में दिए कि कितनी जो है वो कमी हुई है, तो आप भी ज्यादा लोड मत लो, है ना। तो वर्ष 2025 के अंदर विदेशी पर्यटन में गत वर्ष की तुलना में जो है वो मामूली गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2024 वाला जो डाटा था वो कितना था? 20.72 का था, और अब हो गया है 19.45 लाख का, ठीक है। 19.45 लाख ये हो गया। तो गत वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट हुई है। घरेलू पर्यटन में तो वृद्धि हुई है 9.74% की, लेकिन विदेशी पर्यटन में गिरावट हुई है, कितनी? नहीं याद करनी। फिर गत वर्ष की जो दी हुई है वो थी 20.72 लाख। गत वर्ष विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या कितनी थी 2024 में? 20.72 लाख। और अब कितनी है? 19.45 लाख। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो फॉरेनर हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ विजिट करते हैं राजस्थान के अंदर, कौन से शीर्ष 5 जिले हैं? तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, जयपुर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद उदयपुर जाएंगे वो, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, और फिर लास्ट में दौसा में, ठीक है ना। लास्ट में गया है दौसा इसमें, क्योंकि जयपुर के पास में पड़ता है ना, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं राजस्थान में? सबसे ज्यादा आते हैं यूएसए से, है ना। यूएसए से सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद में यूके से आते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रांस से। तो ये सिर्फ 3 देश हैं जहां से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं राजस्थान में, यूएसए, यूके और फ्रांस। ये आप देख सकते हो, सांख्यिकी दी हुई है 2024-25, बस 24 में 5वें नंबर पर अजमेर था, अब दौसा आ गया। ये देशों की दी हुई है, अलग अलग वर्षवार सांख्यिकी, कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब ये आगे पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल दी हुई है, इस बुलेट फॉर्म में कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने घरेलू पर्यटक और विदेशी पर्यटकों की बात की। अब आगे चलते हैं, ये इतना कोई खास टॉपिक नहीं है ना। जो इसमें खास टॉपिक 2 ही है, एक पर्यटन नीति और एक फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है, क्या क्या पहल की गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बात करें कि जो 25वें आईफा महोत्सव है और जो पुरस्कार समारोह है, जो बॉलीवुड वालों को अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, आईफा अवार्ड्स जिनको बोलते हैं, उसका जो 25th
आईफा इवेंट था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, आप सब जानते हो, ठीक है ना। जयपुर में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 7 से लेकर 9 मार्च 2025 को। 7 से 9 मार्च 2025 को जयपुर के अंदर ये आईफा महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ था। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष जो है वो बनाया गया है। राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष, आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि विकसित राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहाँ काम किया जाएगा उस पर्यटन को क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, तो पर्यटन अवसंरचना पे। तो उसी की तर्ज पर ही राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष जो है वो बनाया गया है। कब? 11 मार्च 2025 को। 11 मार्च 2025 को, क्योंकि 11 शुभ होता है, शुभ दिन से स्टार्ट करेंगे और मार्च से। तो 11 मार्च 2025 को जो है राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष बनाया गया। इसका क्या उद्देश्य था? तो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो पर्यटन विकास कार्य हैं उनको करने के लिए इसको बनाया गया। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो भी पर्यटन विकास कार्य होंगे उनको करने के लिए इस कोष का गठन किया गया था 11 मार्च 2025 को। इसके अलावा एक बोर्ड भी बनाया गया है जो है राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड कब गठन हुआ है? 20 नवंबर 2025, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड गठन कब हुआ है? 20 नवंबर 2025 को, ठीक है। उद्देश्य वही है, राज्य में पर्यटन को मजबूत करना और घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना राजस्थान को। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड कब गठन हुआ है? 20 नवंबर 2025 को हुआ है। राज्य में पर्यटन को मजबूत करने के लिए और घरेलू और जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए राजस्थान एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बने, इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो कोष बनाया गया राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष कब बनाया गया है? 11 मार्च 2025 को। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के पर्यटन विकास कार्यों को करने के लिए। पर्यटन विकास बोर्ड कब बनाया गया? 20 नवंबर 2025 को, ठीक है। ये आप यहाँ भी देख सकते हो, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है बुलेट की फॉर्म में। राज्य में इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया है। इसके अलावा ये रहा वो अवसंरचना वाला, तो इसको अपने सरल करके लिख दिया ताकि चीजों को याद करना आसान हो सके। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ग्रेट इंडियन जो ट्रेवल बाजार है GITB, ठीक है ना, ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार, इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन कब हुआ? ये कोई काम का नहीं है, ये जयपुर में आयोजित हुआ, बस इतना ध्यान रखना। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य था राज्य में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है दो स्टेटमेंट देके कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट होगा कि इसका आयोजन जो है वो 4 से 6 मई 2025 को दिल्ली के अंदर हुआ, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया जा सकता है कि यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था। तो दोनों ही गलत है, क्योंकि एक तो जयपुर में आयोजित हुआ और दूसरा ये है कि ये विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो ये है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। इसके बाद आता है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। राजस्थान डोमेस्टिक नाम से स्पष्ट है घरेलू, तो राजस्थान डोमेस्टिक जो ट्रेवल मार्ट है वो 12 से लेकर 14 सितंबर 2025 को जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। तो सिर्फ इतना याद रख लो, कब आयोजित हुआ? सितंबर 2025 में। कहा? जयपुर के अंदर। यहाँ मई 2025 जयपुर। किसको बढ़ावा देने के लिए? घरेलू पर्यटन को। ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार था विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके बाद इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स, ठीक है। इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स जो है इनका आयोजन भी जयपुर के अंदर ही हुआ, ठीक है ना। और ये 11 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ इसका। और उद्देश्य क्या था? तो वही सेम, रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देना। और इसमें किन को सम्मानित किया गया? जो भी होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, ट्रेवल एजेंसीज हैं, ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं और अदर्स जो हैं, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सबको इसमें सम्मानित किया गया। काम की चीज क्या है? कब आयोजित हुआ? 11 जुलाई 2025 को जयपुर के अंदर।
इसके बाद एक आती है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, ठीक है। ये भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी एक योजना है। देखो, जिसको मैं नहीं समझा रहा हूँ अच्छे से, मतलब समझाने का तो आपको क्या ही इसमें है, क्योंकि क्या है कि जैसे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है तो ये कोई इतनी खास है नहीं, है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है, फिर क्लास की लेंथ को बढ़ाने का कोई महत्व नहीं रहता ऐसी चीजों पे फोकस करके। इसलिए मैं जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको निकाल रहा हूँ, और जो काम की चीजें उस पर अपने आराम से फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसकी ये योजना है स्वदेश दर्शन 2.0, और इसके तहत पर्यटन विकास कार्यों के लिए राजस्थान के अंदर जो प्रगतिरत प्रोजेक्ट्स है जो प्रोसेस में चल रहे हैं उसमें आते हैं खाटू श्याम जी सीकर, ठीक है। इसके अलावा करणी माता का मंदिर बीकानेर सॉरी मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर है, और केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। इसके अलावा पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी, पर्यटन इकाइयों को उद्योग का दर्जा इसमें दिया गया है। वर्ष 2025-26 के अंदर पर्यटन विभाग ने 148 जो है इकाइयां जो थी उनको सर्टिफिकेट्स जो है वो जारी किए गए हैं, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। 148 इकाइयों को जो है वो सर्टिफिकेट जारी किए गए उद्योग, है ना। और इसके तहत किन किन दरों के अंदर कमी की जाती है, तो विद्युत दरें जो है उसके अंदर 30% तक की कमी कर दी जाती है। इसके अलावा जो यूडी टैक्स दर है ना, उसमें 90% तक की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसमें है, इतना कोई विशेष नहीं है। पर्यटक सहायता बल पर्यटक सहायता बल, तो आप नाम से स्पष्ट हो रहा है पर्यटकों की सहायता करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया होगा। तो उद्देश्य क्या है, पर्यटकों के प्रति जो भी संवेदनशील व्यवहार है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, जो भी दलाल है और जो असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई करना। और इस अभियान के तहत पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए 19 जिलों के अंदर 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों को जो है वो तैनात किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना 19 जिलों के अंदर 250 जो है पर्यटक सहायता बल कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके बाद अपने को देखना है कि जो आरटीडीसी है उसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो आरटीडीसी के अंतर्गत इकाइयां आती है उसके अंदर जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है ना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयां संचालित होती है। तो इन इकाइयों के अंदर सबसे पहले आते हैं होटल्स। तो आरटीडीसी के अंतर्गत कितने होटल संचालित होते हैं, 25, ठीक है, 25। कितने मोटल शामिल होते हैं, तो वो होते हैं 2। मोटल क्या होता है, बेसिकली जो हाईवे के ऊपर होटल्स होते हैं, बेसिकली यही परिभाषा है, वो मोटल होते हैं। कितने कैफेटेरिया हैं, एक कैफेटेरिया आरटीडीसी के अंतर्गत संचालित, एक पैलेस ऑन व्हील जो आप जानते ही हो, और एक जो है यातायात इकाई भी आरटीडीसी के अंतर्गत संचालित होती है। तो ये आपको याद करनी है, कितनी इकाइयां हैं, होटल कितने हैं 25, मोटल कितने हैं 2, कैफेटेरिया पैलेस ऑन व्हील और यातायात इकाई एक एक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की जो विरासत है उसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, जिसका काम क्या है, जिसका काम है प्रबंधन करने का। किन का प्रबंधन करने का,
तो जो संरक्षित स्मारक होते हैं जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, किले हैं, हवेलियां हैं, इनका प्रबंधन करता है। टोटल 345 का 345 ठीक है, 345 संरक्षित स्मारकों का ये प्रबंधन करता है। कितों की देख रेख करता है, ठीक है ना, देख रेख का काम करता है 43 के। 43 जो संरक्षित पुरातात्विक स्थल है उनकी क्या करता है, ये देख रेख करता है। और कितनों का संचालन करता है, तो 22 जो राजकीय संग्रहालय हैं, जो गवर्नमेंट म्यूजियम्स होते हैं, उनका ये संचालन करता है। और 2 कला दीर्घाओं का भी ये संचालन करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे दी हुई है इसमें। ये तो हो गई पहल जो दी हुई थी। अब ये देखो इनके लिए करोड़ों के अंदर राशि वगैरह दे रखी है, तो ये इतनी कोई खास है नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत परियोजनाएं कहाँ प्रगतिरत है, बस। पर्यटन को उद्योग का दर्जा हो गया है ना, आरटीडीसी के अंतर्गत संचालित इकाइयां हो गई, फिर विरासत संरक्षण में ये आप देख सकते हो। ये जो पैराग्राफ है इसको बुलेट फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, इसमें देख रखा है कितनी की देख रेख करता है, कितों का संचालन करता है। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं। एक संग्रहालय, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। संग्रहालय अनुदान योजना, संग्रहालय अनुदान योजना जो है इसकी अगर अपने बात करें तो प्रदेश के जो 9 संग्रहालय हैं, प्रदेश के जो 9 संग्रहालय, टोटल कितने हैं, 22 गवर्नमेंट म्यूजियम्स है, उसमें से प्रदेश के 9 संग्रहालयों के लिए आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर जो है उसके द्वारा जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है वो तैयार करके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है। ठीक है ना, एक योजना है संग्रहालय अनुदान योजना, यानी कि संग्रहालयों को अनुदान जो है केंद्र सरकार से ग्रांट जो है वो मिले। उसके लिए 9 संग्रहालयों के लिए आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण जो जयपुर है उसने जो है वो रिपोर्ट तैयार करके भारत के संस्कृति मंत्रालय को भेज दिया कि वो कौन कौन से 9 संग्रहालय हैं। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या और प्रयास हो रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है और विकास कार्य भी कई स्थानों पर किए जा रहे हैं संरक्षण के लिए, जिसमें कौन कौन से हैं। एक तो आती है दुल्ला राव जी की बावड़ी और एक आती है बोहरा जी की बावड़ी, दोनों ही जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। दुल्ला राव जी की बावड़ी और बोहरा जी की बावड़ी जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर। इसके अलावा एक राजकीय संग्रहालय जो अजमेर के अंदर है ना, उसका जीर्णोद्धार या विकास कार्य वहां पर जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक पुरातात्विक जो स्थल है उसका उत्खनन कार्य भी प्रगतिरत है जनवरी 2026 से, और वो कौन सा है, रीड का टीला त्योंदा झुंझुनू के अंदर। इसको कर लो हाईलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लो अच्छे से, इसको पढ़ना। जनवरी 2026 से एक पुरातात्विक स्थल है उसका उत्खनन कार्य जो है वो प्रोग्रेस में है, प्रगतिरत है। और वो कौन सा है, वो है रीड का टीला त्योंदा के अंदर झुंझुनू में। ठीक है ना, रीड का टीला त्योंदा के अंदर झुंझुनू के अंदर ये जो है पुरातात्विक स्थल है जहां पर उत्खनन कार्य जो है वो स्टार्ट हुआ है जनवरी 2026 से। इसके अलावा बाला किला जो अलवर के अंदर है वहां पर आयुध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। बाला किला अलवर के अंदर जो है वो आयुध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जो नीतिगत प्रयास है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की। है 2 नीतियां हैं, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली आती है राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जो कि आई है 10 दिसंबर को, और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई है 20 दिसंबर को। तो दुगनी है, जस्ट 10 1 20 आई दिसंबर में ही है। ठीक है ना, तो जो राजस्थान पर्यटन नीति 2025 है उसका शुभारंभ हुआ है 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के अंदर। ठीक है, अभी किसके अनुरूप है, तो आप जानते हैं ये जो विकसित राजस्थान संकल्प है 2047 उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस नीति को लाया गया है। क्या उद्देश्य है, तो राज्य को परिवर्तनकारी और भविष्य उन्मुखी पर्यटन विकास के एक नए युग की ओर ले जाना। ठीक है, केंद्र क्या है, किस चीजों को केंद्र में रखा गया है इस नीति के तहत, तो इसमें नवाचार को बढ़ावा देने, है ना, विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में तेजी लाने, डिजिटल और स्मार्ट पर्यटन का विस्तार करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर यह केंद्रित है नीति। 4 प्रमुख चीजें, एक तो इनोवेशन को बढ़ावा देना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है फास्ट करना है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर आना है और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस पर यह नीति केंद्रित है।
क्या महत्व है इस नीति का? तो इस नीति का महत्व पहला तो यही है कि ये घरेलू और जो विदेशी यात्री हैं उनके अनुभव को बढ़ावा देगी। इसके अलावा नीति राजस्थान को भारत का अग्रणी पर्यटक स्थल बनाने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। युवाओं, उद्यमियों और पर्यटन से जुड़े समूहों के लिए नए अवसर सृजित करेगी ये। फोकस क्षेत्र क्या क्या है इस नीति के तहत? एक तो निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, एक अवसंरचना का विकास ऊपर कर चुके हैं, उत्पाद के विविधीकरण पर बल दिया जाएगा, सततता जो कि मेन है ही, डिजिटल परिवर्तन और रोजगार सृजन, ये सारे इसके फोकस क्षेत्र हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो इसमें निवेशकों के लिए कुछ प्रमुख प्रोत्साहन भी हैं, जैसे कि उनको सब्सिडी दी जाएगी। अब सब्सिडी में उनको पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति उनको दी जाएगी और सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। अब इसमें किन किन चीजों की छूट है? स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क जो है उसमें इसमें छूट की गई है। तो ये पूरी की पूरी नीति है राजस्थान पर्यटन नीति 2025। इसमें डेटा सिर्फ एक ही याद करना है, कब स्टार्ट हुई है? 10 दिसंबर 2025 को। उसके अलावा सारी की सारी इसमें एनालिटिकल चीजें हैं जो आप इजीली याद करने की नीड नहीं है, आप अपने दिमाग के आधार पर ही कर सकते हो इसको, है ना। क्या क्या फोकस क्षेत्र है निवेशकों के लिए, बस ये ध्यान रख लेना, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लेना कि सब्सिडी कौन कौन सी? पूंजी सब्सिडी, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी और सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। और छूट किस किस में है? स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में है, ठीक है। तो ये तो थी राजस्थान पर्यटन नीति 2025। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसको ध्यान से समझना भाई, ठीक है। इससे आप, मुझे लग रहा है प्रश्न छप चुका है इससे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जूनियर केमिस्ट के अंदर भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो ये है राजस्थान की फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान पर्यटन नीति में से तो एक ही प्रश्न बन सकता है, वो है कि वो कब स्टार्ट हुई है। वो 10 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हुई है। लेकिन ये जो है राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बेसिकली नीति है। कब जारी की गई? तो उसके 10 दिन बाद, यानी कि 20 दिसंबर 2025 को। तो 20 दिसंबर 2025 को जो है ये नीति जो है वो आई है। 20 दिसंबर 2025 को जो है वो नीति आई है। क्या उद्देश्य है? तो जो आकर्षक प्रोत्साहन और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है ना। विकसित राजस्थान की डॉक्यूमेंट की खासियत है कि राजस्थान को अपने को विश्व स्तर पर जो है वो स्टैंड करवाना है, ठीक है। तो हर चीज में कोई भी नीति नहीं आएगी तो उसमें सारों में यही होगा कि राजस्थान को एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपने को स्थापित करना है, ठीक है। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि सिनेमा के माध्यम से राजस्थान की जो समृद्ध विरासत है उसको प्रदर्शित करके पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और निवेश को आकर्षित करना। ये सब नीतियों के यही उद्देश्य होते हैं। लेकिन काम की चीज क्या है उस पे आते हैं अब, ठीक है। एक तो ये काम की चीज है, कब जारी हुई? 20 दिसंबर 2025 को। अब आते हैं इसके अंदर जो सब्सिडी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो सब्सिडी प्रोत्साहन क्या क्या है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, अधिकतम कितना है। देखो पहले तो सब्सिडी की बात कर लेते हैं कि सब्सिडी कितनी दी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर जो फिल्माई गई फिल्में हैं, कोई वेब सीरीज है, कोई टीवी सीरियल है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है, उसकी शूटिंग के खर्च पर 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। किस चीज पर? राजस्थान में फिल्माई गई कोई फिल्म है, कोई वेब सीरीज है, कोई टीवी सीरियल है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, उसकी शूटिंग के खर्च पर 30% तक की जो सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार प्रोवाइड करवाएगी उनको, ठीक है, जो भी फिल्म निर्माता वगैरह है उनको, ठीक है। तो 30% तक सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो आप इतना याद रख लेना कि कितनी सब्सिडी? तो 30% तक सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। पहली चीज ये दिमाग में आ गई कि सब्सिडी कितनी? 30% तक, ठीक है। अब सब्सिडी की राशि की सीमा की बात कर लेते हैं। 30% का मतलब क्या है? कितनी राशि, ठीक है, कितनी राशि? तो जो फीचर फिल्म है, फीचर फिल्म है उसके लिए तो 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। फीचर फिल्म के लिए अधिकतम कितने? 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं फीचर फिल्म के लिए। वेब सीरीज या कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसके लिए दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए। वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और टीवी सीरियल है उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे,
इजीली याद हो सकते हैं, समझा देता हूँ। अधिकतम पहले तो सब्सिडी कितने परसेंट तक दी जाएगी, तो 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। अब राशि पर बात करें तो अधिकतम सब्सिडी की राशि कितनी होगी, जो भी फीचर फिल्म है उसकी तो है 3 करोड़, ठीक है, फिल्म की तो 3 करोड़, क्योंकि सबसे ज्यादा फिल्म की ही होगी। उसके बाद में वेब सीरीज है कोई या कोई डॉक्यूमेंट्री है तो उसके लिए 2 करोड़, और टीवी सीरियल है मान लो कोई, तो उसके लिए दिए जाएंगे 1.5 करोड़। 1 करोड़ नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं आप 1 करोड़ कर दो और 100% आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा उसमें वो देगा कि टीवी सीरियल के लिए 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ है, ठीक है, कितना है, 1.5 करोड़ है। तो ये अधिकतम सब्सिडी सीमा है इस नीति के तहत। पहली बात तो ये सब्सिडी कितनी, 30% तक। दूसरी बात ये कि अलग अलग तोड़ के बताओ राशिवार कितनी अधिकतम सब्सिडी राशि दी जाएगी। तो फीचर फिल्मों के लिए 3 करोड़, डॉक्यूमेंट्री या कोई वेब सीरीज है उसके लिए 2 करोड़, और टीवी सीरियल के लिए दिए जाएंगे 1.5 करोड़ रुपए, ना कि 1 करोड़। अच्छे से ध्यान रखना। अब सब्सिडी का लाभ किनको मिलेगा, क्या हर किसी को मिल जाएगा, नहीं। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए भी शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, जो निर्माता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको राजस्थान के अंदर न्यूनतम 2 करोड़ फीचर फिल्मों के लिए और 1 करोड़ जो है वो वेब सीरीज और टीवी सीरियल जो है उस पर खर्च करने होंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो बजट की कोई बना दी और सब्सिडी का लाभ उठा के ले गए, ऐसा नहीं है इसमें। समझ गए बात को, ऐसा नहीं है कि कोई मान लो 50 लाख की कोई टीवी सीरियल बना दिया, कोई फिल्म बना दी और बोले भाई हमें तो सब्सिडी चाहिए, दे दो सब्सिडी। ऐसा नहीं है, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी के लिए पहली शर्त यही है कि जो भी सीरियल है, जो भी फिल्म है, उसका खर्चा जो है वो निश्चित किया गया है इसके अंदर कि न्यूनतम कितना खर्च उस पर होना चाहिए। जो फीचर फिल्म है जिसको कि 3 करोड़ रुपए सरकार देगी, ठीक है ना, उसको 2 करोड़ रुपए कम से कम जो है खर्च करना ही पड़ेगा फिल्म पर, ठीक है, 2 करोड़ रुपए। और जो 2 करोड़ और 1.5 करोड़ वाला सीन है, जो कि 2 करोड़ रुपए किसको देगी, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री को, और 1.5 करोड़ टीवी सीरियल को देगी। तो इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्च करना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्री है, वेब सीरीज है, टीवी सीरियल है, इनको 1 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो करना पड़ेगा, तभी वो सब्सिडी मिलेगी। समझ रहे हो बात को, जस्ट 1 माइनस कर देना, यहाँ से जितनी सब्सिडी मिलेगी उससे 1 माइनस कर देना, खर्च आ जाएगा फिल्म का। तो फिल्म का खर्च भी ध्यान रखना कि फिल्म का खर्च कितना होना चाहिए न्यूनतम। फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ है जिसको कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, 3 करोड़। और वेब सीरीज और टीवी सीरियल का खर्च कितना होना चाहिए, न्यूनतम 1 करोड़ होना चाहिए। इनको सब्सिडी अलग अलग सर्किट में मिलेगी। डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज को तो मिलेगी सब्सिडी 2 करोड़ रुपए और टीवी सीरियल को 1.5 करोड़। लेकिन खर्च भी ध्यान रखना, एक का 2 करोड़ है, एक का 1 करोड़ है। इसके अलावा जो, सॉरी, इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री का बता दिया अलग से, वेब सीरीज के साथ डॉक्यूमेंट्री नहीं है यहाँ पर खर्च में। डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा जो है वो नहीं रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने मिस कर दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही थी जो आपको स्टेटमेंट के रूप में वो देगा कि जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा है ही नहीं। फीचर फिल्म के लिए तो न्यूनतम खर्च सीमा रखी गई है 2 करोड़ रुपए की, वेब सीरीज और टीवी सीरियल के लिए भी रखी गई है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट में वो देगा कि सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के अंदर न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की फीचर फिल्म और 1 करोड़ रुपए की वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री जो है उस पर खर्च होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई भी न्यूनतम खर्च सीमा इसके अंदर नहीं रखी गई है। फीचर फिल्म के लिए 2 करोड़ है, वेब सीरीज और टीवी सीरियल दोनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई भी न्यूनतम खर्च सीमा नहीं है, लेकिन सब्सिडी उसको मिलेगी कितनी, 2 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सब्सिडी पात्रता की, कि पात्र कौन है। तो सब्सिडी के लिए जो पात्रता है उसमें है, राजस्थान के अंदर फिल्म या कोई लघु फिल्म है उसका जो स्क्रीन टाइम है वो 5% या उससे अधिक होना चाहिए। अगर उसका स्क्रीन टाइम 5% या उससे अधिक नहीं है तो भी उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, राजस्थान में कोई फिल्म है या कोई लघु फिल्म है, अगर उसका स्क्रीन टाइम जो बोलते हैं अपने की, स्क्रीन टाइम कितना है, जैसे आपका इंस्टाग्राम पे स्क्रीन टाइम होगा, है ना, वो वाला स्क्रीन टाइम कितने जो व्यूअर्स हैं
है ना, वॉच टाइम जिसको बोल सकते हो आप, कि स्क्रीन टाइम कितना है उसका 5% या उससे जो है अधिक होना चाहिए, न्यूनतम 5% का स्क्रीन टाइम जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्री बना के बैठ गया, सब्सिडी का लाभ ले लिया और फिर इसमें उसके व्यूज ही नहीं आ रहे, 5% से ज्यादा लोग, मान लो 3% ही है उसका स्क्रीन टाइम, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक शर्त ये भी है कि राजस्थान के अंदर जो फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म है उसका स्क्रीन टाइम 5% या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा है कि कुल शूटिंग के दिनों में से न्यूनतम 50% दिन राजस्थान में शूट किए हुए होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि अगर आप राजस्थान सरकार से कोई सब्सिडी का लाभ ले रहे हो, तो जिस फिल्म की शूटिंग आप कर रहे हो उस टोटल शूटिंग डेज में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कुछ हिस्सा मान लो राजस्थान में शूट कर लिया और बाकी सारा बाहर शूट कर लिया राजस्थान से, और आप कहो कि हमने तो राजस्थान में शूट किया तो हमें इसका लाभ चाहिए सब्सिडी का। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी शर्त है कि जो टोटल शूटिंग डेज थे उसमें से आपको न्यूनतम 50% दिन राजस्थान में शूट किए हुए होने चाहिए। जैसे मान लो कोई फिल्म थी वो 90 दिन के अंदर बनी, 90 दिन में बनी फिल्म, तो इसके 50% यानी कि 45 दिन तो है वो आपके राजस्थान में शूट होने चाहिए। 45 दिनों तक फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई होनी चाहिए थी, तभी इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कुल शूटिंग के जो डेज हैं उसमें से न्यूनतम 50% डेज जो है वो राजस्थान में शूट किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इसके प्रोत्साहन के लिए पात्र है सब्सिडी के लिए। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा की जो फिल्में हैं वो भी प्रोत्साहन के लिए पात्र है। आगे चलते हैं, इसमें ये तो सब्सिडी प्रोत्साहन था। अब बात करते हैं लोकेशन शुल्क को। ये आप रिवाइंड करके वापस देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये अपने अलग से भी डाल देंगे शॉर्ट के रूप में। लोकेशन शुल्क, लोकेशन शुल्क की अगर अपने बात करें तो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित साइट्स हैं उनके लिए 100% की प्रतिपूर्ति इसमें दी जाएगी 5 दिनों तक। ठीक है ना, लोकेशन शुल्क जो दिया जाएगा उसमें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो साइट्स हैं उनके लिए 100% प्रतिपूर्ति है। तो ये ध्यान रख लेना, कितना लोकेशन शुल्क है, 100% की प्रतिपूर्ति है 5 दिनों तक, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइट्स के लिए। और क्या क्या सुविधाएं इस नीति के तहत दी जाएगी, तो इसमें स्थानीय प्रतिभाओं को जो है वो समर्थन मिलेगा। फिल्म निर्माताओं की सहायता के लिए एक व्यापक फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ विशेष प्रोत्साहन भी है, जैसे कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन है। राष्ट्रीय के लिए 50 लाख रुपए, अंतर्राष्ट्रीय के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष प्रोत्साहन भी रखा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है ना, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के अंदर जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन है। राष्ट्रीय के लिए 50 लाख रुपए, अंतर्राष्ट्रीय के लिए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति थी। ठीक है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 20 दिसंबर 2025 को आई है। सब्सिडी लाभ मैंने बता दिया 30% तक। अधिकतम सब्सिडी सीमा फीचर फिल्मों के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़, टीवी सीरियल्स के लिए 1.5 करोड़। लेकिन फिल्म का खर्च भी निर्धारित किया गया है। फीचर फिल्मों का खर्च 2 करोड़ रुपए होना चाहिए, वेब सीरीज या टीवी सीरियल का खर्च होना चाहिए 1 करोड़ रुपए, और डॉक्यूमेंट्री के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन और भी कुछ प्रोविजन है, जैसे कि स्क्रीन टाइम न्यूनतम 5% होना चाहिए, कुल शूटिंग दिन जो है वो न्यूनतम 50% राजस्थान में होने चाहिए। राजस्थानी भाषा की फिल्मों को भी प्रोत्साहन दिया गया है इसमें सब्सिडी के लिए। लोकेशन शुल्क कितना है, तो 100% की प्रतिपूर्ति दी जाएगी 5 दिनों तक। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता फिल्में हैं उनके लिए भी विशेष प्रोत्साहन है। नेशनल वाली को 30 लाख, इंटरनेशनल वाली को 1 करोड़ रुपए। तो ये आप देख सकते हैं, ये पर्यटन नीति थी और उसके बाद में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति इस प्रकार से इन्होंने दे रखी है। तो मैंने आपको ये सरल करके सारी समझा दी है। ठीक है, इसके अलावा एक और नीति भी है, इसके अलावा एक और नीति भी है जो 2024 के अंदर आई थी, वो है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 RTUP, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। ठीक है,
अब देखो, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो निजी क्षेत्र है उसमें नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। ठीक है, निजी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नई पर्यटन इकाइयां हैं उसकी स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिसके माध्यम से अपने रोजगार और उद्यमिता के अवसर जो है वो उपलब्ध होंगे, और पर्यटन से जुड़े जो निवेशक और उद्यमी हैं उनको जो भी लाभ मिल रहे हैं उनके अंदर वृद्धि होगी। ठीक है, इसके क्या क्या प्रावधान थे, तो पहला था हेरिटेज जो होटल है और जो संपत्तियां हैं उनको अतिरिक्त रियायतें और छूट जो है वो प्रदान की जाए। ठीक है, निजी क्षेत्र में अगर अपने को नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना करनी है तो इसके लिए अपने को जो हेरिटेज होटल है और जो संपत्तियां हैं उनको अतिरिक्त रियायतें और छूट जो है वो देनी पड़ेगी, तभी जो है वो निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। दूसरा है कि जो निजी क्षेत्र है उसमें जो उपलब्ध विरासत संपत्तियां हैं उसका लाभ उठाए। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य जो पर्यटन संबंधी प्रतिष्ठान है उसको संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया जो है उसको सरल किया जाए। ठीक है ना, लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। जो नियम है, नियमों की कठोरता है लाइसेंस लेने के लिए, उसमें रियायत की जाए, उसको सरल किया जाए। फिर है पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के अंदर पर्यटन आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसर जो है वो सृजित किए जाएं। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में जो है वो स्थापित किया जाए। क्या क्या लाभ इसके तहत मिलेंगे, तो पर्यटन इकाइयों को रिप्स के तहत जो भी लाभ मिल रहे थे, है ना, निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत, वो सारे लाभ इस नीति के तहत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जिसमें अब कौन कौन से लाभ हैं, तो पहला है संभाषण शुल्क से संबंधित लाभ। ठीक है ना, दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी से, जो आपको रिप्स में दिए जा रहे थे वही इसमें दिए जाएंगे। औद्योगिक दरों के ऊपर भवन योजना अनुमोदन शुल्क। ठीक है ना, औद्योगिक दरों पर भवन योजना अनुमोदन शुल्क। इसके अलावा विकास शुल्क और भूमि शुल्क से छूट, औद्योगिक दरों पर बिजली शुल्क, है ना, ये सारी चीजें आप रिप्स में पढ़ चुके हो। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, ये ध्यान रखना बस, कि व्यावसायिक उपयोग के लिए 10% जो प्लिथ है या फिर 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की अनुमति। व्यावसायिक उपयोग के लिए दो शर्तें हैं, या तो 10% प्लिथ या फिर 10,000 वर्ग किलोमीटर जो है, सॉरी वर्ग मीटर, ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर नहीं, 10,000 वर्ग मीटर, इन दोनों में से जो भी कम है, या तो 10% प्लिथ या 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र, जो भी इनमें से कम है उसकी अनुमति व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाएगी। ये ध्यान रखना, व्यावसायिक उपयोग कितना कर सकती है ये इकाइयां, तो 10% प्लिथ या फिर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र, इन दोनों में से जो भी कम है वो। इसके अलावा यहाँ पर औद्योगिक दरों पर शहरी विकास जो अर्बन डेवलपमेंट कर होता है, वो इसमें यूडी टैक्स जिसको बोलते हैं, औद्योगिक दरों पर शहरी विकास कर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा बेटरमेंट लेवी के बिना 4 का डबल बिल्डअप एरिया डबल बिल्डअप एरिया जो है उसका प्रोविजन इसमें किया गया है। ठीक है, प्रचलित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार रियायती दरों या शुल्क पर एक समग्र बार लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। फायर एनओसी 1 वर्ष में 3 बार की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये याद रख लेना, पहला ये याद कर लेना, व्यावसायिक उपयोग के लिए कितनी अनुमति, 10% प्लिथ या 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो भी कम है, और दूसरा है जो फायर एनओसी है वो 1 साल में 3 बार। ठीक है ना, एक बार में 3 वर्ष, एक बार में 3 वर्ष के लिए की जाएगी फायर एनओसी। ठीक है ना, फायर एनओसी जो है वो एक बार के अंदर 3 साल के लिए होगी। फायर एनओसी एक बार के लिए 3 साल के लिए की जाएगी। इसके अलावा जो परिचालन लाइसेंस है वो एक बार में 10 साल का मिल जाएगा। व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट लाइसेंस जिनको बोलते हैं, वो एक बार में 10 वर्ष का मिल जाएगा। फायर एनओसी एक बार में 3 साल की हो जाएगी। तो ये 3 प्रमुख प्रोविजन ध्यान रखना है इसके। एक, व्यावसायिक उपयोग के लिए 10% प्लिथ या फिर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो भी कम है। दूसरा, फायर एनओसी एक बार में 3 साल की मिल जाएगी। परिचालन लाइसेंस एक बार में 10 साल का मिल जाएगा। जैसे आप कार वगैरह का लाइसेंस नहीं होता क्या, कितने सालों के लिए होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो ये चीज है कि परिचालन लाइसेंस इसके तहत पर्यटन इकाई नीति को कितने का मिलेगा, एक बार में 10 साल का। ठीक है, तो ये सारे नीतिगत प्रयास थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही थे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए योजनागत प्रयास क्या हो रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है। तो इसमें आती है पहली राजस्थान गेस्ट हाउस योजना।
गेस्ट हाउस आप जानते हो गेस्ट हाउस क्या होते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा देने और नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर जो आवासीय घर है उसमें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। क्या लाभ दिए जाते हैं, तो सरलीकृत पंजीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो है इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो आप इसके जब लाभ पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले कुछ जरूरी मानदंड भी रखे गए हैं कि गेस्ट हाउस के पंजीकरण के लिए क्या क्या मानदंड है, क्या क्या पात्रता है उसके लिए। तो पहला तो यही है कि गेस्ट हाउस का जो मालिक या पट्टेदार है उसको अपने परिवार के साथ आवासीय घर में रहना होगा। ठीक है, गेस्ट हाउस का जो मालिक या पट्टेदार है उसको अपने परिवार के साथ उस आवासीय घर में रहना होगा। दूसरा ये है कि गेस्ट हाउस के अंदर न्यूनतम तो 6 और अधिकतम 20 जो है कमरे किराए पर देने योग्य होने चाहिए। ठीक है ना, गेस्ट हाउस वही ऐसा नहीं है 3 कमरों का ही है और उसको गेस्ट हाउस बना दिया, ऐसा नहीं है, तब पंजीकृत नहीं होगा वो। ठीक है, न्यूनतम 6 और अधिकतम 20 कमरे जो है वो किराए पर देने योग्य होने चाहिए, जिसके अंदर आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की, स्नान घर की और भोजन कक्ष की, यानी कि किचन और टॉयलेट वगैरह, है ना। इसके अलावा गेस्ट हाउस जो है उसको संबंधित अधिकारियों से 2 सर्टिफिकेट, 2 लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। एक तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जिसको एनओसी बोलते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था, और दूसरा है फसाई लाइसेंस। ठीक है ना, ये फूड से रिलेटेड है ना। तो ये 2 लाइसेंस उनको प्राप्त करने होंगे। तो ये चीज है। तो ये जो गेस्ट हाउस योजना है, गेस्ट हाउस के पंजीकरण के लिए इंपॉर्टेंट मानदंड ध्यान रखना। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट मानदंड ये है कि गेस्ट हाउस के अंदर न्यूनतम 6 और अधिकतम 20 कमरे किराए पर देने योग्य होने चाहिए। अब पंजीकरण के लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा, तो गेस्ट हाउस जो है उनको स्थानीय जो पर्यटन कार्यालय है वहां पर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंदर ये योजना आई है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। क्या लक्ष्य है, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य होगा। तो ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या फिर राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको दिखाना, रोजगार के अवसर सृजित करके सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदाय के लोगों का समर्थन करना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गेस्ट हाउस हो गया, कृषि पर्यटन है, कैंपिंग साइट है जैसी पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन। अब इसमें रिप्स वाले ही प्रोविजन होंगे सारे के सारे। तो ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इसके तहत क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, तो इसमें पहला तो है स्टाम्प ड्यूटी से पूर्णतः उनको छूट दी जाएगी। प्रारंभ के अंदर तो 25% की स्टाम्प ड्यूटी अग्रिम रूप से दे होगी और बाद में पूर्ण छूट कर दी जाएगी। पर्यटन इकाई शुरू करने का प्रमाण पत्र जमा करवाने पर जो है वो प्रतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है ना, जैसे ही सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा तब उनको जो है प्रतिपूर्ति मिल जाएगी। इसके अलावा SGST का 10 सालों तक 100% प्रतिपूर्ति का पुनर्भरण किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो जो ग्रामीण पर्यटन इकाइयां हैं उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे, पहला तो स्टाम्प ड्यूटी से पूर्ण छूट, प्रारंभ में 25%, बाद में 75% और कर दी जाएगी। ठीक है, SGST जो है उसका 10 सालों तक के लिए 100% जो है वो प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जो भी ग्रामीण पर्यटन इकाइयां हैं उनको भू संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकताओं से भी छूट दी जाएगी। ठीक है ना, जो भी ग्रामीण पर्यटन इकाइयां हैं उनको भू परिवर्तन हो गया, बिल्डिंग प्लान हो गया, उसके अनुमोदन की आवश्यकताओं से भी छूट मिलेगी। फिर इसमें आता है कि वन विभाग के जो अधीन क्षेत्र हैं उनमें ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन जो है राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। जो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी के प्रोविजंस थे वो भी यहाँ पर लागू होंगे वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में। जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, शिल्पकार हैं और जो ग्रामीण स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को अनुमोदन और पात्र प्रोत्साहनों में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण पर्यटन इकाइयां औद्योगिक शुल्क के लिए भी पात्र है, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे लाभ उनको दिए जाएंगे। ये थे योजनागत प्रयास। अब इसके बाद राजस्थान को हर साल जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड्स जो है राजस्थान को दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ किस प्रकार से उन्होंने दे रखे हैं सर्वे के अंदर। ये देखो, ये योजनाएं होगी, गेस्ट हाउस योजना, ग्रामीण पर्यटन योजना होगी। अब ये थोड़ा सा रीएडजस्ट किया कंटेंट को मैंने, ये कला संस्कृति को पीछे डाला है। अब ये देखो पुरस्कार दिए हुए हैं इस प्रकार से बुलेट्स की फॉर्म में, वैसे पैराग्राफ ही बोलो आप इसको, इस प्रकार से दिए हुए। अब अपने इसको टेबल में चेंज कर देते हैं।
अब इसमें क्या पुरस्कार याद करने हैं, कौन कौन से याद करने हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो राजस्थान को कहाँ कहाँ पर अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। देखो यहाँ पर एक तो दिया हुआ है प्रदत्त स्थल या फिर प्रदाता, यानी कि किसने वो अवार्ड दिया है और किस सम्मेलन में दिया है। ठीक है, ये मिला किसको है, तो मिला राजस्थान को ही है, मिला राजस्थान को ही है वो अवार्ड, लेकिन किस उपलब्धि के लिए मिला है, किस लिए मिला है। ठीक है ना, जैसे कोई फिल्म के लिए मिला है तो उस फिल्म का नाम क्या है, या किसी मिनिस्टर को दिया गया है तो उस मिनिस्टर का नाम क्या है, किसको मिला है। ठीक है, या किसी जैसे हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड है तो ये किसके लिए दिया गया, आमेर फोर्ट के लिए दिया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, जो किस लिए वाले पोर्शन में लिखी हुई चीजें वो वाले याद करने हैं। उसके अलावा तो आपको इतना कुछ ज्यादा माथा मारने की नीड नहीं है। ये स्थल वाले तो बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। ठीक है, सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड। बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड, अब ये किसको दिया गया, राजस्थान को दिया गया, लेकिन किसके लिए, क्रिएटिव फिल्म कौन सी थी वो तो वो थी रोमांस ऑफ राजस्थान, ROR, रोमांस ऑफ राजस्थान, ऐसे याद कर सकते हो। राजस्थान में रोमांस है, क्रिएटिविटी है, तो बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया है रोमांस ऑफ राजस्थान को। ठीक है, इसके अलावा एक अवार्ड है डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, रॉयल एक्सपीरियंस, ये राजस्थान को दिया गया है। पहले अपने वो याद कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। पहला एक तो इंपॉर्टेंट ये है बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड, किसको दिया गया है, राजस्थान की एक फिल्म है जिसका नाम है रोमांस ऑफ राजस्थान, रोमांस ऑफ राजस्थान फिल्म है, उसको दिया गया है बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड। दूसरा अवार्ड है विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर। अब देखो जो PDF से पढ़ रहे हैं वो सारे ही पढ़ेंगे फिर, ठीक है, सारे नहीं पढ़ने, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले सारे ही पढ़ा दूंगा बस। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया, ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है दिया कुमारी जी को, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो दूसरा अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया, दिया गया है दिया कुमारी जी को। और पहला था बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड, जो दिया गया है फिल्म राजस्थान की रोमांस ऑफ राजस्थान उसको। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड राजस्थान को ही दिया गया है, सारे अवार्ड राजस्थान को ही मिले हैं। बेस्ट जो हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड है वो किसको है, आमेर को। हेरिटेज में तो विरासत में तो आमेर ही आएगा। ठीक है, तो आमेर को दिया गया है। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड, माउंटेन डेस्टिनेशन किसको दिया गया है, कुंभलगढ़ फोर्ट को। ट्रैकिंग बताया था ना, एडवेंचर टूरिज्म में ट्रैकिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, उदयपुर है, गाणेराव है, कुंभलगढ़ है, तो कुंभलगढ़ जो है माउंटेन्स है वहां पर, तो बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड, क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया बीकानेर शहर को। तो ये आपको इतने याद करने हैं। बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टिनेशन अवार्ड बीकानेर शहर के लिए राजस्थान को दिया गया है। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड आमेर फोर्ट के लिए दिया गया है। बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड दिया गया है रोमांस ऑफ राजस्थान के लिए। विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर है दिया कुमारी जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दो अवार्ड आप ध्यान रख लेना, ये नवंबर में है और एक दिसंबर में है, तो एक दो ये याद कर लेना कि एक तो ये है द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड। द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड जो है किसको मिला है, राजस्थान को। द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड किसको दिया गया है, राजस्थान को। अब ये कहाँ मिला है, तो ये हैदराबाद में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। कब, 6 दिसंबर 2025 को। इसमें राजस्थान को जो है द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड जो है वो दिया गया। हैदराबाद के अंदर एक सम्मेलन आयोजित हुआ, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। कब, 6 दिसंबर 2025 को। राजस्थान को दिया गया द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड। इसके अलावा नवंबर 2025 के अंदर एक पुणे के अंदर सम्मेलन आयोजित हुआ, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का। ठीक है ना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, और ये यहाँ पर राजस्थान को दिया गया बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 2025 के अंदर नवंबर के अंदर और दिसंबर में, ध्यान रख लेना नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर में एक सम्मेलन हुआ पुणे के अंदर, दिसंबर में हुआ हैदराबाद के अंदर। पुणे वाले सम्मेलन के अंदर तो बेस्ट डेस्टिनेशन
क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग आप अच्छे से समझते हो, तो बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और हैदराबाद वाला जो दिसंबर वाला था उसमें दिया गया कल्चरल कैलिडोस्कोप का अवार्ड। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड और ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जो अवार्ड दिए गए वो सीधा ही पढ़ लो कि वेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, सॉरी बेस्ट वेडिंग, वेस्ट नहीं बेस्ट, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड, बेस्ट पवेलियन अवार्ड, है ना, बेस्ट सस्टेनेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड, बेस्ट पवेलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड। तो ये सारे अवार्ड बाकी बच गए जो सीधा याद कर लेना। ठीक है, तो ये अवार्ड्स थे। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ खास बचा नहीं है चैप्टर में। पर्यटन क्षेत्र के अंदर कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, तो ध्यान रखना राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जो है वो चलाए जा रहे हैं। राज्य होटल प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पर है राज्य के अंदर, तो एक तो है जोधपुर के अंदर, एक है धौलपुर के अंदर, एक है सवाई माधोपुर के अंदर, एक है झालावाड़ के अंदर और एक है उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से क्या याद करने हैं क्या, तो आई थिंक एक रीडिंग ले लेनी चाहिए, इसके अलावा ज्यादा जोर देने की नीड नहीं है। ठीक है, हाँ, जिनके सिलेबस में स्पेशली पर्यटन दिया हुआ है उनको तो बहुत अच्छे से याद करना चाहिए, फिर राज्य उनको तो ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की अगर अपने बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, ये जोधपुर के अंदर है, धौलपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, झालावाड़ में है और उदयपुर में है। इसके अलावा फूड क्राफ्ट संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान कहां पर है, अजमेर के अंदर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है और बारां के अंदर है। ये याद कर लेना, फूड क्राफ्ट संस्थान कहां कहां पर है, एक अजमेर में है, एक बारां में है और एक सुमेरपुर पाली के अंदर है। ठीक है, फूड क्राफ्ट संस्थान कहां पर है, अजमेर, सुमेरपुर पाली और बारां के अंदर। क्या काम करते हैं, कौशल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हैं, ट्रेनिंग और स्किल। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जिसको रिटमैन बोलते हैं वो जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जिसको रिटमैन बोलते हैं वो जयपुर में है और इसका उद्देश्य है कुशल और पेशेवर कार्यबल को विकसित करना। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट्स। अब आगे चलते हैं धार्मिक पर्यटन। तो धार्मिक पर्यटन जो है इसके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देख लेते हैं कि राज्य सरकार जो है मंदिर और जो संस्थान है, जो धार्मिक संस्थान है उनका भी प्रबंधन करती है, जो राजस्थान सरकार है। तो राजस्थान सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण में आते हैं 390 प्रत्यक्ष प्रभार, जिन पे राजस्थान सरकार का है 390, 390 ऐसे मंदिर और संस्थान है जिनका वो प्रत्यक्ष प्रभार रखती है राजस्थान सरकार। इसके अलावा राज्य आत्मनिर्भर मंदिर और संस्थान कितने हैं, 203। आत्मनिर्भर कितने हैं, 203, 390 आते हैं सरकार के अंडर में। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनमें स्थित मंदिरों की भी निगरानी करती है राजस्थान सरकार। कहाँ कहाँ पर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड में, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, आसपास वाले जो स्टेट्स हैं वहां पर मंदिरों की निगरानी भी करती है। क्या डाटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। धार्मिक पर्यटन संबंधी प्रमुख योजनाओं की अगर अपने बात करें तो पहली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा योजना है, तो इसमें तीर्थ यात्राओं की जो निःशुल्क यात्रा है वो करवाई जाती है। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा करवाई जाती है निःशुल्क, 2 माध्यमों से, एक ट्रेन के द्वारा करवाई जाती है और एक हवाई माध्यम से, हवाई जहाज के द्वारा। हवाई जहाज के द्वारा तो नेपाल के अंदर करवाई जाती है, काठमांडू के अंदर, पशुपतिनाथ। ठीक है, और ट्रेन यात्रा वो भारत वाले प्रमुख जो स्थल हैं वो सारे हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ की यात्रा करवाई जाती है, तो ये योजना है। इसके अलावा एक सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना भी है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। अब इसमें क्या होता है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के अंदर कितनी प्रतिपूर्ति दी जाती है, तो जो कुल यात्रा खर्च है उसका 50%, वो निःशुल्क थी ऊपर वाली वरिष्ठ नागरिक, लेकिन इसमें जो है प्रतिपूर्ति दी जाती है उनको 50% तक। कुल यात्रा खर्च जो भी उनका लगेगा उसका 50% तक उनको प्रतिपूर्ति मिल जाएगी। प्रति तीर्थ यात्री उनको 15,000 रुपए तक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, 15,000 रुपए तक प्रतिपूर्ति। ऐसा नहीं है कि वो खर्चा 60,000 रुपए का करके आ जाए और बोले हमें तो 50% की प्रतिपूर्ति चाहिए तो 30,000 रुपए दे दो हमें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, 15,000 रुपए तक ही मिलेंगे। समझ गए बात को। तो सिंधु दर्शन जो तीर्थ यात्रा योजना है उसमें कुल यात्रा खर्च का 50%
या प्रति तीर्थयात्री 15,000 रुपए तक। और इसके लिए इस साल का बजट है 100 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रमुख पहल, तो इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के उत्सव आयोजित हुए, जैसे कि पुष्कर मेला अजमेर के अंदर लगता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में लगता है, ऊंट महोत्सव आप जानते हो बाड़मेर के अंदर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। एक सेकेंड, ऊंट महोत्सव पक्का बाड़मेर में लगता है, देख लेते हैं। यहाँ नहीं होगा, संस्कृति वाला तो ऊपर होगा ना, कला संस्कृति ऊपर होगा इसमें। ये रहा सांस्कृतिक गतिविधियों के उत्सव। हाँ, ऊंट महोत्सव सर्वे में भी बाड़मेर में दे रखा है। ठीक है, कंफर्म करके बताना एक बार, ऊंट महोत्सव बाड़मेर में ही होता है, मुझे बीकानेर क्यों लग रहा है इसका। मरु महोत्सव तो जैसलमेर में होता है, सांबर महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव भी जयपुर, डीग महोत्सव डीग में होगा, गणगौर और तीज उत्सव जयपुर में, और राजस्थान दिवस। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जैसे कि कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला, कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला जो कि आयोजित हुआ है सितंबर 2025 में, ये आपको याद रखना चाहिए, कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला सितंबर 2025 के अंदर। इसके अलावा घूमर फेस्टिवल 2025 जो है, पहली बार ये संभाग मुख्यालयों पर 19 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ है। घूमर फेस्टिवल 2025 पहली बार इसका आयोजन हुआ है सभी संभाग मुख्यालयों पर 19 नवंबर 2025 को। तीज का मेला भी चला है पौंड्रिक पार्क जयपुर के अंदर जुलाई 2025 के अंदर पहली बार। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली चीज क्या है, कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला कब आयोजित हुआ, सितंबर 2025 में। घूमर फेस्टिवल सभी संभाग मुख्यालयों पर 19 नवंबर 2025 को पहली बार आयोजित हुआ। आगे बात करते हैं राजस्थान में कला की। तो राजस्थान में कला को संरक्षित करने के लिए कौन कौन से केंद्र हैं, तो इसमें आते हैं जवाहर कला केंद्र जयपुर और रविंद्र मंच। ठीक है, तो जवाहर कला केंद्र जो जयपुर है, इसके डिजाइन की अगर अपने बात करें तो इसका डिजाइन बनाया है वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो थे, इन्होंने इसका डिजाइन बनाया है, जो कि नवग्रह की अवधारणा पर आधारित है। जो 9 ग्रह हैं उसकी अवधारणा पर आधारित है इसका डिजाइन। किसने बनाया, चार्ल्स कोरिया ने। इसमें कितने ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक नहीं है, 8 ब्लॉक हैं। इसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, संग्रहालय है, एक एम्पी थिएटर है, एक सभागार है, पुस्तकालय है, कला दीर्घाएं हैं, कला स्टूडियो है, कैफेटेरिया है और शिल्प ग्राम है। ये 8 इसमें ब्लॉक हैं। अब वर्ष 2025-26 के अंदर जवाहर कला केंद्र में किन किन चीजों का आयोजन हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर की जो जयंती है उसका समारोह आयोजित हुआ। इसके अलावा जवाहर कला केंद्र का स्थापना दिवस, अब क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं भाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वृत्त चित्र स्क्रीनिंग और सेमिनार भी आयोजित हुआ है। इसके अलावा सिंदूर देशभक्ति गीत संध्या कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा अभियान था उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर पर। रविंद्र मंच दूसरा केंद्र है, रविंद्र मंच जयपुर। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, तो इसमें एक थिएटर है, एक एयर थिएटर है, ओपन एयर थिएटर है, एक मिनी थिएटर है। कितनी क्षमता वाले हैं छोड़ दो, कुछ याद नहीं करना। टैगोर थिएटर योजना एक चल रही है जिसके अंतर्गत रविंद्र मंच के द्वारा 8 नाटकों का मंचन किया गया है। ठीक है, टैगोर थिएटर योजना के अंतर्गत रविंद्र मंच के द्वारा 8 नाटकों का मंचन किया गया। अब राजस्थान की प्रसिद्ध कला और शिल्प जो कि आप आर्ट कल्चर में भी पढ़ते हो उसमें दी गई है सर्वे के अंदर। आभूषण क्या क्या है, मीनाकारी है ना, मिट्टी के बर्तन कौन कौन से, ब्लू पोटरी, ब्लैक पोटरी, टेराकोटा, चित्रकारी, दिव्य पिछवाइयां वगैरह, कपड़ा दिया हुआ है, ये सब कोई खास नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का, पूरा पर्यटन वाला हिस्सा और सांस्कृतिक विकास वाला तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पर्यटन कंप्लीट किया, सांस्कृतिक विकास कर लिया, लेकिन अब बचता है सर्विस सेक्टर, वो इसी चैप्टर में दिया हुआ है। सर्विस सेक्टर का जो डेटा है वो इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही सेम तरीका है अपना, जैसे अपने कृषि में पढ़ा था, जैसे अपने उद्योग में पढ़ा था, वैसे ही सर्विस सेक्टर का ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सकल जो मूल्य वर्धन है सेवा क्षेत्र का, जो जीवीए है वो अपने देखने वाले हैं।
स्थिर कीमतों पर कितना है, प्रचलित कीमतों पर कितना है, लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे वर्ष 2025-26 के। तो इसको तो इजीली याद करवाया जा सकता है कि सेवा क्षेत्र का जो जीएसवीए है, मैंने आपको बताया था उद्योग क्षेत्र जो है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि जो है वो करना चाहिए, इस प्रकार से याद करवाया था। ठीक है, सर्विस सेक्टर उद्योग क्षेत्र का भी दुगुना है, ठीक है ना, उसमें स्थिर कीमतों पर 4 लाख करोड़ है, वो 2.48 था, लेकिन सर्विस सेक्टर उसका 10 दुगुना है, तो 2 का दुगुना हो गया 4, तो 4 लाख लगभग मान लो, 4.08 लाख करोड़ जो है सेवा क्षेत्र का जीएसवीए है। सेवा क्षेत्र का जो जीएसवीए है वो कितना है, 4.08 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर। याद हो गया सेवा क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र का याद करवाया था, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करने चाहिए उद्योग क्षेत्र, तो 2.48 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, सर्विस सेक्टर का उद्योग क्षेत्र का दुगुना है, तो स्थिर कीमतों पर जीएसवीए आ गया सर्विस सेक्टर का 4.08 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, प्रचलित कीमतों का तो याद ही नहीं करना होता, उसको जस्ट दुगुना करना है, तो 4 का दुगुना हो गया 8, तो ये हो गया 8.17 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एक याद हो गया आंकड़ा। अब इसमें आते हैं वृद्धि दर, गत वर्ष की तुलना में कितनी इसमें वृद्धि हुई, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र के योगदान में। उससे पहले अपने को ये देखना है कि जीएसवीए के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। ठीक है, जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर मैंने याद करवाया था, छाली छाली, इजी है याद करना, 46.46% जो है वो स्थिर कीमतों पर जीएसवीए के अंदर योगदान है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। फिर अगर अपने बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो एक प्लस करना था, 47.7, 47.7% जो है वो आपका प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, कितनी वृद्धि रही है, तो वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, 11% याद कर लेना और इधर 13% याद कर लेना। जीएसवीए के अंदर ये जो योगदान है इस वर्ष का, गत वर्ष की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है जीएसवीए के योगदान में सेवा क्षेत्र के अंदर, तो 11% की तो हुई है स्थिर कीमतों पर और 13% की हुई है प्रचलित कीमतों पर। अब बात करते हैं कि ये जो जीएसवीए है प्रचलित कीमतों वाला, ठीक है, कितना है सेवा क्षेत्र का, 8.17 लाख करोड़। इसमें जो सेवा के उप क्षेत्र हैं, जो सेवा क्षेत्र के 6 उप क्षेत्र हैं, उनका कितना कितना योगदान है परसेंटेज में। ठीक है, एक तो वो देखेंगे, दूसरा अपने ये देखेंगे कि उनके अंदर फिर गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर कितनी उनमें वृद्धि हुई है। चलो, तो ये 8.17 लाख करोड़ रुपए जो है, जो प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए है सर्विस सेक्टर का, उसमें सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कितना योगदान है, क्रमवार देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है व्यापार, होटल और जलपान गृह। ठीक है, पहला उप क्षेत्र आता है व्यापार, होटल और जलपान गृह। दूसरा इसमें आता है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं। कैसे याद रखोगे कि टॉप पर कौन है, तो जिसमें नाम ज्यादा है वही टॉप पर है। बस आप इतना याद रख लेना कि जो व्यापार वाला होता है, होटल्स होते हैं, क्योंकि व्यापार सबसे ज्यादा है सर्विस सेक्टर के अंदर हिस्सेदारी में, तो व्यापार पहले नंबर पर है, व्यापार, होटल और जलपान गृह पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जिसमें वर्ड ज्यादा है, जैसे स्थावर संपदा है, आवासीय गृहों का स्वामित्व हो गया, पेशेवर सेवाएं हो गई, ये सारा सेकंड नंबर पर है योगदान में। तीसरे नंबर पर फिर आता है अन्य सेवाएं। चौथे नंबर पर आता है इसमें परिवहन, भंडारण और संचार। पांचवें नंबर पर वित्तीय और छठे नंबर पर लोक प्रशासन सेवाएं। ये इसका क्रम है। ठीक है ना, इसमें कोई भी ट्रिक बनाने की आपको नीड नहीं है, बेसिक सेंस पर आप याद कर सकते हो। सबसे नीचे तो दोनों सेवाएं हैं, एक ऊपर वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन सेवा सबसे नीचे, लोक प्रशासन सेवा सबसे नीचे है, उससे ऊपर वित्तीय सेवा है। तो पहले टॉप पे दो कौन है, टॉप पे व्यापार होता है, व्यापार, होटल और जलपान गृह, और दूसरे नंबर पर स्थावर संपदा है, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, यानी जिनमें वर्ड्स ज्यादा है वो टॉप पर है। फिर 3 और 4 पर कौन है, फिर 3 पर तो फिर अब सारे वर्ड ले लिए टॉप वालों ने, तो फिर बचे क्या, तो अन्य। ठीक है ना, तो अन्य 3 पर है, और चौथे नंबर पर फिर परिवहन, भंडारण और संचार आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अब बात करते हैं योगदान कितना कितना है। ठीक है, तो योगदान की अगर अपने बात करें तो लगभग 28% योगदान है व्यापार का,
होटल का और जलपान गृह का। तो इसको आप 27.95 ही याद रख लेना, 28 मत करना, क्योंकि एग्जाम में 27.95 ही आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो जो व्यापार होटल और जलपान गृह है उसका जीएसवीए के अंदर प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना है, 27.95%। ठीक है। फिर जो स्थावर संपदा है, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं हैं, उनका योगदान 4 माइनस कर देना। ठीक है, 4 माइनस कर देना तो 23.48%। एक याद करना था आपको 27%, 27.95% याद कर लिया। ठीक है, फिर उसमें से 4 माइनस किया, 23.48% सेकेंड वाले का आ गया। अब इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो तो 23 में से 3 हो गए 20, तो 20.38% अन्य सेवाएं होगी। पहले 4 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है, बस। तो ये मोटा मोटा इनका योगदान ज्ञात हो गया। लगभग ये 70 हो गया ना, लगभग 70% तो यही हो गया। अब पीछे बची है 3। ठीक है, पीछे बचे हैं 3 और 30% बचा है, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो इजीली। 10-10 में है ना, तो परिवहन चौथे नंबर पर है 10। एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया है, 10.62 है तो फिर एक सेकेंड, 10.62 वित्तीय सेवाएं हैं। 10.62 वित्तीय सेवाएं हैं। ठीक है, 10.57 होगा फिर परिवहन, 10.57 परिवहन भंडारण। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं। वित्तीय सेवा चौथे नंबर पर आएगा और परिवहन वाला 5वें पर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये परसेंटेज से ही लिखा हुआ नंबर, ये नंबर वाइज नहीं है फिर। ठीक है ना, ये नंबर वाइज लिखने में गड़बड़ होगी मेरे से। ठीक है, तो इसको आप नंबर वाइज कर लेना। पहले नंबर पर तो व्यापार होटल आएगा, दूसरे पर यही आएगा, तीसरे पर अन्य सेवाएं आएगी, लेकिन चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं आएगी। 5वें नंबर पर ये परिवहन वाला आएगा और छठे नंबर पर लोक प्रशासन सेवाएं आएंगी। परसेंटेज से ही लिखे हुए। ठीक है, तो इसमें अगर आप चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं हैं तो 10.6 होगा, 5वें नंबर पर परिवहन है तो 10.5 होगा, बस इतना ही फर्क है। और 7% आ जाएगी लोक प्रशासन सेवाएं। ठीक है, वृद्धि आपको मैंने बताया था सबकी याद नहीं करनी होती है, बस सिर्फ इतना याद रख लेना, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि जहाँ सर्वाधिक योगदान है वहीं पर हुई है, 15.34% व्यापार वाले व्यापार होटल और जलपान गृह में। और बात करें अगर कमी की, तो सबसे ज्यादा कमी हुई है, आप सॉरी न्यूनतम आप कह सकते हो, न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, कमी नहीं, न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, तो वो हुई है परिवहन भंडारण और संचार के अंदर 7.7% की ही वृद्धि देखने को मिली है। तो दो चीजें याद करना इंपॉर्टेंट है इसमें, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है तो व्यापार होटल और जलपान गृह के अंदर, और न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है तो न्यूनतम वृद्धि आपके परिवहन भंडारण और संचार में हुई है। ठीक है, कितनी हुई है तो 7.79%। ये याद नहीं करना होता है, सिर्फ इतना याद रख लेना कि न्यूनतम हुई कहाँ पर है, बस। ठीक है, और सर्वाधिक याद कर लेनी चाहिए 15.34%। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर के साथ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो भी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में सारे के सारे चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।